हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट 2025 की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के सम्मिलित किए गए हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पैट 2025 का जो न्यू पैटर्न सिलेबस पे उस पर आधारित होंगे, जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाना है 6 से 7 सितंबर 2025 को, उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट पेपर का पहला क्वेश्चन। नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? मौर्य, गुप्त, सातवाहन या फिर पाल वंश। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नानाघाट अभिलेख आपका किस राजवंश से आपका संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ये सातवाहन राजवंश से आपका संबंधित एक अभिलेख है, जिसकी रचना किसके द्वारा कराई गई थी? सातवाहन वंश की एक रानी थी, रानी नयनिका। इनका नाम लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये TRE 3 में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सातवाहन राजवंश का आपका संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका संस्थापक माना जाता है आपका सेमुक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्राचीन भारत का निम्न में से कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था? बिम्बिसार, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग या फिर चंद्रगुप्त। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। बिंदुसार आपके आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस वंश से संबंधित था आपका? तो ये आपका संबंधित है मौर्य वंश से। किस संबंधित है आपका? मौर्य वंश से आपका संबंधित है बिंदुसार। अब इनके पिता की बात कर लेते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य वंश की आपकी स्थापना की थी। जबकि इनके बेटे का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट है। तो इनके बेटे का नाम था द ग्रेट अशोका, जिसके हम बारे में जानते हैं। अशोक मौर्य इनका ही बेटा था। अब बात करते हैं आपके बिंदुसार की आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका संबंध किस धर्म से था? तो उनका संबंध आपका जैन धर्म से था। उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था। जबकि राजा अशोक का संबंध किस धर्म से था? तो उनका संबंध आपके बौद्ध धर्म से था। उनका संबंध, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, तीनों ही राजा अलग अलग संप्रदायों को फॉलो करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार। 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1527 ईस्वी में बाबर ने कौन सा युद्ध आपका लड़ा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। 1527 ईस्वी में बाबर के द्वारा आपका जो सेकंड युद्ध लड़ा गया था वो कौन था? आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब देखिए बाबर के बारे में जान लीजिए। बाबर ने प्रथम बार कौन सा युद्ध लड़ा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर ने आपका अप्रैल 1526 में। उसके द्वारा ही इन्होंने भारत में आपके मुगल वंश की स्थापना की थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बाबर के द्वारा भारत में 4 युद्ध लड़े गए हैं, जिनमें से आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में, पानीपत का युद्ध लड़ा गया है 1526 में, जबकि घाघरा और चंदेरी का युद्ध भी आपके इसी क्रम में इनके द्वारा लड़े गए हैं। तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया है आपके 1528 में और घाघरा का युद्ध लड़ा गया है आपके 1529 में। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। जबकि आपके 1530 में जो बाबर थे उनकी क्या हो गई थी?
डेथ हो गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बात कर रहे थे 1527 की, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किसके साथ में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये जो युद्ध हुआ है वो राणा सांगा के साथ में आपका युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी, आपकी हार हुई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर के द्वारा। 1542 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कहाँ की जेल से निकलकर भागने में सफल रहे थे, हजारीबाग जेल, रांची जेल, भागलपुर जेल या फिर पटना जेल। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कि वो अपने कौन सी जेल से निकलकर भागने में यहाँ पे क्या हुए थे, सफल हुए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, हजारीबाग जेल से आपके भागने में वो सफल हुए थे। हजारीबाग भाग मतलब देखिए ध्यान से 1942 में क्या चल रहा था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय ही जयप्रकाश नारायण को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की सहायता से भागने में सफल रहे थे। भागकर कहाँ चले गए थे, तो भागकर चले गए थे आपके नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हजारीबाग जेल से भागे थे। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, अजमेर, कटक, बुरहानपुर या फिर आगरा। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर आपके राजस्थान का एक शहर है जहाँ पर आपके अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बना हुआ है। अब ये झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया है वो इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये झोंपड़ा बनवाया गया है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है, चेयरमैन जुमा मस्जिद, जियारत शरीफ मस्जिद, मलिक दीनार मस्जिद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारत में आपकी इस्लामिक पीरियड जब से स्टार्ट हुआ है तब से आपकी पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेयरमैन जुमा मस्जिद भारत में पहली मस्जिद मानी जाती है। अब ये बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर आपकी स्थित है। तो ये स्थित है आपकी केरल राज्य में। कहाँ स्थित है आपकी, केरल राज्य में आपकी स्थित है। और फैक्ट समझ लीजिए इसके बारे में, ये पहली ऐसी मस्जिद है जो अरब कंट्री से बाहर आपकी बनाई गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवरज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ग्रीवरज। ग्रीवरज कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीवरज आपके नालंदा में एक तहसील है। और नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार स्टेट का एक जिला है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीवरज आपकी स्टार्टिंग में कई लोगों की राजधानी रह चुकी है, जिनमें आपकी हर्यक वंश इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका, हर्यक वंश इम्पोर्टेंट है, जिनकी राजधानी आपकी रही है। अब दूसरों के बारे में भी देख लीजिए। ग्रीवरज के बाद में जो दूसरी राजधानी बनी थी वो पाटलिपुत्र बनी थी। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था आपके उदयन ने। ये भी आपका हर्यक वंश का ही राजा था जो कि अजातशत्रु का बेटा है। पाटलिपुत्र को आधुनिक नाम क्या है आपका, वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो ये आपके पटना के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था, चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे इसका संबंध है,
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि का संबंध है आपका किससे? मददे माँ से। यानी जो बाप के उस समय के विद्वान हुआ करते थे उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ऐसी भूमि उन्हें दी जाती थी। इस भूमि को और किस नाम से जानते हैं? तो इस भूमि को हम जानते हैं सयूरगल। क्या नाम है आपका? सयूरगल। इस नाम को भी आपको याद रखना है क्योंकि इस नाम से भी ये आ जा सकती है। अब बात करते हैं देखिए मुगल प्रशासन के बारे में। तो आपने अकबर का नाम सुना ही होगा, जो कि राजा है आपका मुगल, सबसे बेस्ट राजा माना जाता है मुगलों में। तो इसने एक लिमिट फिक्स कर दी थी, किसी भी व्यक्ति को आपके 100 बीघा जमीन से ज़्यादा मदद ए मास नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार जो आंसर होगा सही वो 2 होगा। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद ए मास कहते हैं। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई है। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। क्या है आपका? आनंद मठ। आनंद मठ का ही एक प्रकरण लिया गया है जो कि है वो आपका वंदे मातरम। आनंद मठ में आपका किसके बारे में बताया गया है? तो ये जो प्रकरण लिया गया वो सन्यासी विद्रोह से लिया गया है। किससे लिया गया है आपका? सन्यासी विद्रोह से आपका ये प्रकरण लिया गया है। सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था आपका 1896 ईस्वी में। कब गाया गया है ये आपका? 1896 ईस्वी में सबसे पहले गाया गया है आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में आपका INC का अधिवेशन हो रहा था, उसमें ये गाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी? तो देखिए यहाँ पर टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से आपकी संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 14 जुलाई 1789 में। इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा, लर्न करना ही करना है आपको। दूसरी हम रूस की क्रांति कब मानी जाती है? तो रूस की क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। दोनों ही क्रांतियाँ आपकी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किससे है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस की क्रांति से। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान या फिर त्रिपुरा? तो देखिए यहाँ पर आपका राज्य का नाम पूछा गया है कि जिसने छत पर वर्षा का जल को संचयन करने के लिए कानून अनिवार्य कर दिया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, तमिलनाडु राज्य ने ऐसा कानून पारित किया था जिसमें कंपलसरी था सभी को आपके जो वर्षा का पानी है, वाटर, जो रेन वाटर है, उसको संचय करना ही करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार ये पूछा जा चुका है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ये कानून कब लाया गया था? तो ये कानून लाया गया था 2001 में। वर्तमान की बात करते हैं तो राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी है आपकी चेन्नई। CM कौन है? तो MK स्टालिन यहाँ के CM है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। भूदान ग्राम आंदोलन जैसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि भूदान ग्राम आंदोलन, जिसे हम रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विनोबा भावे, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या जयशंकर प्रसाद? तो देखिए भूदान ग्राम आंदोलन जो प्रारंभ किया गया है वो किया गया है आपके विनोबा भावे के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1।
इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा ये कब प्रारंभ किया गया था? तो इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था आपका 1951 में। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे? जो आपके जमींदार जिनके पास आपकी ढेर सारी ज़मीन थी, उनको ज़मीन दान में देने के लिए, जो आपके गरीब लोग हैं उनको दान करने के लिए क्या किया गया था? प्रमोट किया गया था, जिससे कि आपकी इक्वलिटी आ सके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विनोबा भावे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? माइकल डेविड शुमाकर या रश्मि श्रीवास्तव? तो देखिए यहाँ पर आपके क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, शुमाकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कुछ इम्पोर्टेंट आपकी पुस्तक भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें लर्न भी रहें और इम्पोर्टेंट आपकी बुक्स हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। एक पुस्तक का नाम है आपका दास कैपिटल। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है आपकी? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है आपकी। दूसरी पुस्तक का नाम है आपका द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या पुस्तक है आपकी? वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक भी कई बार इकोनॉमिक्स से संबंधित है आपकी। एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है और एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन दो पुस्तकों को याद करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, शुमाकर। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 1967, 1965, 1970? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है सीमा सड़क संगठन की, जिसे हम इंग्लिश में या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई है। ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 7 मई 1960 में। इसका वर्क क्या है वो भी समझ लीजिए। तो इसका वर्क है आपका, जो रोड कंस्ट्रक्ट की जाती हैं आपके कहाँ पर? बॉर्डरिंग एरिया में। तो बॉर्डरिंग एरिया में आपकी रोड को कंस्ट्रक्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 1960। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? 27%, 43%, 37% या फिर 48%? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि भारत का कितने प्रतिशत आपका जो क्षेत्रफल है वो पठारी क्षेत्रफल है। क्या है आपका? कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्रफल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 27% क्षेत्रफल आपके पठार से संबंधित है। ये आपको याद रखना ही रखना है। कुछ और पॉइंट भी देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्र कितना है आपका? दूसरा है आपका पहाड़ी क्षेत्र कितना है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। पठारी क्षेत्र हो गया 27%, माउंटेनियन एरियन परसेंट हो गया वो आपका 10.7%, और आपका हिली एरिया हो गया 18.6%। इनको भी आपको लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके पहले भी रिपीट हुए हैं। दूसरा बात करते हैं मैदान की, फील्ड की, तो ग्राउंड की। तो मैदानी भाग कितने परसेंट है? तो मैदानी भाग है आपका 43%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पठार का पूछा गया था, जो कि है आपका 27%। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो देखिए यहाँ पर सरदार सरोवर बांध की बात की जा रही है, किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये नर्मदा नदी पर आपका बांध बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये नर्मदा नदी से संबंधित क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। अब बात करते हैं सरदार सरोवर बांध के बारे में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में।
इससे जो फेमस एक आंदोलन आता है वो काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कई बार ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। बचाओ आंदोलन के प्रेरक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा मेधा पाटेकर, इनका नाम लर्न करना इम्पोर्टेंट है। मेधा पाटेकर ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया था, इस आंदोलन के प्रेरक या नेतृत्व किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, गुजरात। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी आपके 1958 में। कब की गई थी आपकी कि यहाँ पर तेल निकलेगा, ये खोज की गई थी आपके 1958 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी गांधीनगर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। पार्वती घाटी का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पे भूतापी संयंत्र पूछे गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है पार्वती घाटी कहाँ पर है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्वती घाटी भूतापी संयंत्र स्थित है। इसके अलावा भी आपके संयंत्र आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में एक और संयंत्र इम्पोर्टेंट है, मणिकर्ण। क्या है आपका? मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र भी आपका यहीं पर आपका स्थित है। जबकि दूसरे संयंत्र कौन कौन से हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आते हैं आपके। तो एक लद्दाख में है, पुंगा घाटी करके है। क्या नाम है आपका उसका? पुंगा घाटी आपका है, पुंगा वैली है जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। दूसरा कुछ दो जो इम्पोर्टेंट है वो उत्तराखंड के हैं, तपोवन। क्या है आपका? एक तो आपका तपोवन है, दूसरा जो उत्तराखंड का है वो है सूरजखंड। क्या है आपका? सूरजखंड है आपका। ये चारों आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि पार्वती घाटी का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ही एक और आपका मणिकर्ण भी स्थित है। पुंगा वैली भूतापी संयंत्र स्थित है आपके लद्दाख में। तपोवन और सूरजखंड स्थित है आपके उत्तराखंड में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मसाले का बगीचा उपनाम किस प्रसिद्ध राज्य का है? कर्नाटक, झारखंड, केरल या फिर तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मसालों का बगीचा किसे जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। हम केरल राज्य को जानते हैं मसालों के बगीचे के नाम से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और म्यांमार द्वीप, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा किसे पृथक किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आपका अलग अलग करता है 10 डिग्री चैनल। जबकि कुछ डिग्री चैनल और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके, जिसमें आपका 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। 8 डिग्री चैनल किसे सेपरेट करता है? तो ये सेपरेट करता है आपके लक्षद्वीप को। अब लक्षद्वीप को किससे करता है? तो ये करता है आपकी मिनिकॉय से। जबकि आपका जो 9 डिग्री चैनल है, इसको रिवर्स कर लीजिएगा थोड़ा सा। 8 डिग्री चैनल करता है लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। नहीं, सही है आपका 9 डिग्री ही है आपका, सही होगा ये। 9 डिग्री करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को और 8 डिग्री करता है आपके
मालदीव को और मिनिकॉय को। जो नीचे आएंगे वो 8 डिग्री रहेगा, यानी मालदीव किसको करता है, मिनिकॉय को। तो ये आपको लर्न करने ही करने, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको देख लेना बेटर होता है, ना कि आपको गलत बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजिंग होती हैं हमेशा। हमेशा देखिए अब आपको नीचे से चलना है। 8 डिग्री चैनल मालदीव आपका सबसे नीचे होता है, उसके बाद में लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री, उसके ऊपर थोड़ा सा और चलेंगे तो 10 डिग्री, जो कि अंडमान और निकोबार को आपको इसी क्रम में लर्न भी करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल या फिर उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस राज्य को आपका भारत का इथोपिया कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मध्य प्रदेश को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी आपका आ चुका है। अब आपके मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो चाइल्ड डेथ रेट है, जो बच्चों की डेथ रेट है, वो सबसे ज़्यादा हाई है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसलिए हम मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं। अभी सर्वे आया था तो उसमें सबसे ज़्यादा ही मध्य प्रदेश में बच्चे मारे जाते हैं। 40 बच्चों की डेथ हो जाती है प्रत्येक 1 लाख बच्चों पर। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजधानी क्या है, तो राजधानी है इसकी भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का, तो मुख्यमंत्री आपके हैं मोहन सिंह यादव, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो मोहन यादव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए विख्यात हैं, रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए विख्यात हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊनी वस्त्र के लिए आपके विख्यात हैं। अब ये दोनों शहर कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित हैं आपके पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है, तो वहाँ की राजधानी है आपकी चंडीगढ़। सीएम कौन है, तो सीएम है आपके भगवंत मान। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दे रखा है। तो इसका जो सिलेक्शन है या नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल नंबर आपके 76 के अकॉर्डिंग दी जाती है। इनसे संबंधित है आपका, जिसमें कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये आपका जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का कानूनन अधिकारी होता है। क्या है आपका, भारत सरकार की हेल्प करता है आपकी कानून अधिकारी के रूप में। दूसरा आपका क्या है, एक महाअधिवक्ता भी होता है। क्या है आपका, महाअधिवक्ता भी होता है। महाअधिवक्ता होता है राज्य के लिए। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 165 में इसका प्रावधान दे रखा है। भारत सरकार के लिए महाधिवक्ता महान्यायवादी होगा, जबकि राज्य के लिए सबसे कानून अधिकारी महाअधिवक्ता होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 64 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है आपका, तो ये आपका स्थित है दिल्ली में। इसमें आपकी जो रिटायरिंग एज है, सेवानिवृत्ति की एज है, वो कितनी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 65 वर्ष की आयु में आपके रिटायरमेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रावधान सर कहाँ पे दे रखा है,
तो इसका प्रावधान दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 124 में। आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसका ही आपका एक सब आर्टिकल है 124 का 2, जिसमें आपका एज का कंसल्ट दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होगी, 65 वर्ष। जबकि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी कितनी होती है, तो उनकी होती है मात्र 62 वर्ष की एज। क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 65 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगा या फिर उत्तरदायी होगा। अब बात करते हैं आपके लोकसभा की, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो लोकसभा का जो निर्माण हुआ है वो जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है इसके लिए, और इसमें आपके चुने जाते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो मिनिमम एज चाहिए आपके 25 ईयर यानी 25 ईयर्स की एज चाहिए। इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। भारत की लोकसभा में नंबर ऑफ सीटें कितनी हैं, तो 552 थी पहले, ध्यान रखिएगा। अब संशोधन करके 550 बची हैं, क्योंकि जो दो राष्ट्रपति के द्वारा दो नॉमिनेट किए जाते थे उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है फ्यूचर के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्यों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है आपके 1976 में। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है वो लिए गए हैं आपके रूस से, रूस के संविधान से हमने लिए हैं। इसकी पैरवी किसने की थी, तो पैरवी की थी आपके स्वर्ण सिंह समिति ने। इनका नाम लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी आपके संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से, जो कि रूस के संविधान से हमने लिए हैं। स्टार्टिंग में ये कितने थे, तो स्टार्टिंग में हमने जब ऐड किया था इनको तो 10 किया था, जबकि बाद में एक बढ़ा दिया गया। टोटल कितने हो गए थे, 11 हो गए थे। अब जो 11वां आपका बढ़ा है वो किसके द्वारा बढ़ा है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग इसको हमने इंक्रीज किया है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में 10 थे लेकिन अब वर्तमान में अब कितने हैं, तो ये 11 हैं। जो वर्तमान में 11वां जो संविधान संशोधन किया गया है 86वें में, उसमें क्या जोड़ा गया है कि प्रत्येक माँ बाप का आपका फर्ज है कि उसके जो छोटे बच्चे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दिलाना। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण, विभागीयकरण, केंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति को लेकर स्थानीय सरकार को शक्ति दी जा रही है, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, तो ये होगी आपकी विकेंद्रीकरण की नीति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब देखिए जैसे हमारे ऊपर सबसे पहले कौन सी सरकार है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस में है आपकी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, आपकी स्टेट सरकार में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी। क्योंकि हमारे भारत में 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनमें सब में पावर क्या होगी, पावर शेयरिंग हो गई।
अब जो स्टेट सरकार है इनकी भी अगर पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पंचायतों में और नगर पालिका में, किसमें कर दोगे, पंचायत में और नगर पालिका में, या फिर जो नगर प्रशासन है उसमें, तो ये क्या हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पावर पृथक्करण हो गई। शक्ति का क्या सिद्धांत है आपका यहाँ पे, शक्ति पृथक्करण होना, शक्ति का बंटवारा होना ही क्या कहलाता है आपका, विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। काली शक्ति आंदोलन कब उभरा, 1975, 1989, 1966, 1969। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि काली शक्ति आंदोलन कब उभरा था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 1966 में आपका काली शक्ति आंदोलन उभर कर सामने आया था। अब ये जो आंदोलन है वो किससे संबंधित था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ पे चलाया गया ये भी है। तो ये जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था आपका आंदोलन, यूएसए में हुआ है। काली मुक्ति आंदोलन 1966 से लेकर 1980 के दशक में चलाया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था 1966 में। अब इसको चलाया क्यों गया था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्या है कि किंग लूथर की हत्या कर दी गई थी, उसके अधिकारों की हत्या कर दी गई थी, उनके संघर्ष के रूप में से चलाया गया था। किनकी हत्या कर दी गई थी, मार्टिन लूथर की। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्टिन किंग लूथर की हत्या कर दी गई थी उस समय, तो उनके विरोध में इसको चलाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, फिजी या फिर फिलीपींस। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा देश आपका अनुसरण नहीं करता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर एस्टोनिया, सऊदी अरब, फिलीपींस या फिर फिजी। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कौन सा नहीं करता, तो इसको रिप्लेस कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिए कौन सा करता है। क्या है आपका, वयस्क मताधिकार का अनुसरण करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, फिलीपींस आपका अनुसरण करता है। जबकि आपका एस्टोनिया, सऊदी अरब और फिजी में कोई भी वयस्क अधिकार मताधिकार का पालन नहीं किया जाता। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया, 2009, 2005, 1986, 1987। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। सूचना का अधिकार जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया है 2005 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, सूचना का अधिकार। आरटीआई एक्ट बोलते हैं जिसे हम, राइट टू इन्फॉर्मेशन की संज्ञा इसे दी जाती है। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2, 2005 में। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन जनरेट किया जाता है जिसके टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो जो टोटल मेंबर होते हैं इसमें वो 10 होते हैं मैक्सिमम। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति आपकी कैबिनेट के अंतर्गत की जाती है। लोकसभा स्पीकर और सभी लोग बैठकर इनकी नियुक्ति करते हैं, जिसमें आपके प्रमुख कौन कौन होते हैं समिति में, एक समिति बनती है, इसके कमेटी बनती है जिसके द्वारा इन 10 मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है, जिसमें आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी शामिल होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू कर दिया गया, 1991, 2004, 1989, 1990। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को कब लागू कर दिया गया था। तो सही आंसर कौन सा होगा,
यहाँ पर देखिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, वोटर आईडी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोटर आईडी कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि 1990 की जगह डेट क्या है आपकी 1993। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। 1993 से आपके निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को स्टार्ट कर दिया गया था। इसके अंतर्गत आपकी एक ईपिक नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आपका ईपिक नंबर दिया जाता है, जो कि आपका 10 नंबर होते हैं, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है। क्या है आपका, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है ये नंबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, 550, 552, 545 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोला गया है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी निर्धारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 552। अब ये किस में प्रावधान किया गया है लोकसभा के, तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 81 में, लोकसभा के गठन। क्या है आपका, गठन की प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 81 में, जिसमें अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 552 लोकसभा के। सुन लीजिए, इसमें आपके जो एमपी आते हैं वो वोटिंग के द्वारा आते हैं। किसके द्वारा की जाती है, वोटिंग बाई पॉपुलेशन, यानी पीपल आपकी की जाती है वोटिंग, जिसमें आपके एमपी चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं, 552 अधिकतम संख्या है आपकी। इसलिए हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसी वर्तमान कानून में संशोधन करने का अधिकार है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है कानून का नियम बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए, वो है आपकी संसद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, संसद। संसद का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर आपका है 79। इस चीज़ को आप याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। इस 79 में कहा गया है कि भारत के लिए एक कानून बनाने की एक संस्था होगी, जो कि क्या होगी, आपकी संसद होगी। संसद के आपके कितने अंग होते हैं, किन से लोगों से मिलके बनेगी, तो संसद आपकी 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति इंक्लूड होते हैं। तो कोई संसद आपकी एक नहीं है, क्या है, 3 भाग हैं इसके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इनकी बात की जाए तो राज्यसभा का गठन किया जाता है आपके आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत, लोकसभा की जाती है 81 के अंतर्गत, और भारत का एक कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसे हम राष्ट्रपति कहेंगे। ये दे रखा है आर्टिकल नंबर 53 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, संसद। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा स्पीकर। तो देखिए यहाँ पे संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की जाती है आपके भारत के मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी मानी जाती है, मीडिएटर माना जाता है। क्या है आपका, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में आपकी कड़ी मानी जाती है, कौन, आपके प्रधानमंत्री। ये इन्फॉर्मेशन देता है आपके, किसे, सूचना देता है आपके राष्ट्रपति को। अब जो इसके वर्क दे रखे हैं वो कहाँ पे दे रखे हैं, कौन सा वर्क कब करना है, तो वो दे रखा है 78 में। आर्टिकल्स को लर्न करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, 30, 31, 32 या फिर 25। तो देखिए यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दे रखा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, आर्टिकल नंबर 32 में ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, क्या है, आपके मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है,
तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। जब संविधान की आत्मा से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अल्पसंख्यक आयोग की संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? 1989, 1991, 1992, 1993। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपके अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी या संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई है। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपलसरी आपको याद करना ही करने हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना या कानून अधिकार उसे कब प्रदान किए गए? तो सही आंसर होगा 1992। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1992 का ऑप्शन आपका सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब जो अल्पसंख्यक आयोग है वो कैसे, जो आपके माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है आपका ये आयोग, ये बात भी आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15 या फिर 20। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुरक्षा परिषद में आपकी जो जनरल असेंबली होती है उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, उनकी संख्या आपकी 10 होती है। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। तो ये आपकी यूएन का एक भाग है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने होते हैं? तो टोटल मेंबर होते हैं इसके अंतर्गत अस्थायी सदस्यों की सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 15 होते हैं, जिसमें से आपके 5 तो परमानेंट होते हैं आपके और 10 होते हैं आपके अनपरमानेंट या टेम्परेरी। जो आपके टेम्परेरी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, पीरियड कितना माना जाता है? तो इनका कार्यकाल माना जाता है 2 ईयर्स का, 2 साल के बाद में आपके बदलते रहते हैं। जबकि 5 जो हैं वो अस्थायी परमानेंट मेंबर हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से हैं? तो वो एक है उनमें से यूएसए है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम है आपकी, तीसरा आपका रूस है, चौथा आपका चाइना है और 5वां आपका फ्रांस है। तो ये 5 आपके मेंबर है जो कि परमानेंट है। अगर आपके 10 मेंबर होते हैं प्रत्येक 2 साल में बदल जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण स्थापित करना है? समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि वस्तुएं और सेवाओं का समान वितरण, यानी क्या है कि इक्वल वितरण करना है आपको, तो ऐसी व्यवस्था को मानते हैं समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये इसका जो कंसेप्ट है वो रूस से लिया गया है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो आपकी इकोनॉमी होती है कुछ हाथों में ही आपकी क्या हो जाती है, रुक जाती है, लिमिटेड हैंड्स में आपकी ये बंध जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ये आपके रूस में पाई जाती है, सॉरी यूएसए का एग्जाम्पल है, ये यूएसए में वैलिड की जाती है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात आपका प्राइवेट और सोशलिस्ट दोनों ही इसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सॉरी 1 होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत के पंचवर्षीय योजना इतिहास में अनवरत योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1960, 1980, 1978, 1969, 1968। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में अनवरत योजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2,
1978 में आपकी अनवरत योजना स्टार्ट की गई थी। इसे हम रोलिंग स्कीम भी कहते हैं, रोलिंग प्लान भी इसे कहते हैं। ये आपका प्लान था जो 1 वर्ष के लिए बनता है कि हम 1 वर्ष बाद इसे अपडेटेड करेंगे। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो 1951 से ये प्रारंभ की गई थी, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, इसलिए हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना कितनी हुई थी? तो 1 से लेकर आपकी 12 पंचवर्षीय योजना सेलिब्रेट की गई थी, बनाई गई थी, जिसमें सबसे लास्ट थी आपकी 12वीं, जिसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा है। अब बात करते हैं 1978 के बीच की। तो जो 12 पंचवर्षीय योजना है उनके अंतर्गत आपकी 7 साल ये अलग अलग योजनाओं के नाम से बनाई गई थी, गैप किया गया था। तो एक शब्द आता है योजना अवकाश। क्या शब्द आता है आपका? योजना अवकाश आपका शब्द आता है। ये कब से कब तक रहा है? तो 1966 से 69 तक रहा है, जिसमें कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी। रोलिंग योजना आपकी 1978 से 89 तक चली थी, आपकी 2 साल के लिए बनाई गई थी। और उसके बाद में 1990 से लेकर 1992 तक कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी। तो कुल टोटल इन योजनाओं के अंतर्गत में कितने साल का गैप रहा है? तो अब गैप को भी लर्न कर लेंगे, 7 ईयर्स का गैप रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। HDFC बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपके बैंक से संबंधित क्वेश्चन आए वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। HDFC की बैंक की बात की जा रही है, तो HDFC बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो सही है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यदि कोई वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगी? तो मांग क्या होगी? डायरेक्टली आपका घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये आपका डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है। जब किसी का प्राइस बढ़ता है, प्राइस और आपकी डिमांड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका रिलेशन होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आप प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी वस्तु की तो डिमांड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? कृषि उद्योग, उत्पादन उद्योग, सेवा उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है तृतीय श्रेणी के उद्योग की किस नाम से जानते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेवा उद्योग के नाम से जानते हैं। भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो प्राइमरी में आपके कृषि उद्योग आते हैं, क्योंकि जितने भी आपके नेचुरली प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो आपके प्राइमरी एक्टिविटी का ही हिस्सा माने जाते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से उगाए जाते हैं। यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है किसी भी उद्योग के लिए। जबकि उत्पादन उद्योग आपका सेकेंडरी में आते हैं, द्वितीय में आते हैं। यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी आपका मटेरियल को फिनिशिंग की जाती है। जबकि सेवा क्षेत्र में आपके उस मटेरियल का यूज होता है, हमें सेवा वहाँ से प्राप्त होती है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950, 1949, 1969, 1981, 1960। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आप पे कई बार आ चुके हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1969 में आपके भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब बात करते हैं कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो ये हुआ है आपके 14 बैंक्स का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। जबकि द्वितीय राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका
अस्सी में कितनी बैंक का? 6 बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? साख नीति का, व्यापार नीति का, प्रशुल्क नीति का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। खुले बाजार की क्रिया का किस नीति का अंग है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, व्यापार नीति का। क्योंकि आपका जो ओपन मार्केट होता है, ओपन कंपटीशन होता है, वो व्यापार में ही होता है, बिजनेस में ही होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1935, 1937, 1949, 1950? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि बैंकिंग नियम भारत में किस वर्ष आपका बनाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1949 में आपका बैंकिंग अधिनियम बनाया गया था। बैंकिंग अधिनियम के थ्रू ही आपका जो आरबीआई है आपकी, उसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन करना है, कंट्रोल कैसे करना है, इसकी बात यहाँ पे की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। मछली हरी सब्जी का बाजार होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मछली हरी सब्जी आदि का जो बाजार होता है वो कौन से प्रकार का बाजार होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, स्थानीय बाजार। क्योंकि जो लोकल मार्केट्स होते हैं मैक्सिमम वहीं से सब्जी वगैरह खरीदते हैं, मछली वगैरह खरीदते हैं, जो पर डे की यूज में चीज़ें होती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, या उपरोक्त सभी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के नज़रिए से और आपके पैट 2025 के नज़रिए से भी। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, उपरोक्त सभी। क्योंकि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जैसे आपका इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके लिबराइजेशन कहते हैं आपका, देखिए समझ जाएंगे आप, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ये सॉरी वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, और निजीकरण होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। तो आप एक शब्द सुनते होंगे एलपीजी योजना। तो एलपीजी योजना इसी से आपकी संबंधित है, भारत सरकार की एक नीति है। कब लाई गई थी? तो मनमोहन जी जब आपके वित्त मंत्री थे उस समय लाई गई थी 1991 में। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपकी, मनमोहन जी के द्वारा ये नीति लाई गई थी। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर 4, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण आपकी नवीन आर्थिक नीति के ही अंग हैं। एकाधिकार की विशेषता क्या है? बहुत अधिक विक्रेता का होना, एक फर्म उद्योग तथा निकट स्थापना का अभाव, 2 या 3 विक्रेता, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ मोनोपोली की बात की जा रही है, एकाधिकार की विशेषता क्या होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, एक फर्म उद्योग या फिर निकट प्रस्थापना का अभाव। एकाधिकार का मतलब क्या है? देखिए कोई एक मार्केट है, मार्केट में अगर कोई एक व्यक्ति है, एक शॉप है आपकी, ओनली वन वेंडर है आपका, क्या जो बेचने वाला है वो एक ही है, तो और यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो जितने भी लोग होंगे इसी से चीज़ें परचेज करेंगे। तो जब ये चाहेगा तो अपना मार्केट प्राइस बढ़ा सकता है या फिर गिरा सकता है। तो ये क्या है? इसका मोनोपोली कहलाती है ये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमा उद्योग, कर सुधार उद्योग, बीमा उद्योग से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर आपसे बोली जा रहा है, क्या बोल रहा है कि RN कमेटी का संबंध किससे है? इस तरह के क्वेश्चन कमेटियों से संबंधित आपके आगे भी आए हैं और पूछे जाते भी रहेंगे। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
ऑप्शन नंबर 1 बीमा उद्योग से इसका संबंध है आपका RN मल्होत्रा कमेटी का। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसको कट कर लेना, ध्यान रखिएगा। बीमा उद्योग से संबंधित है आपकी RN मल्होत्रा समिति। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसे कब लेकर आया गया था? RN मल्होत्रा समिति के द्वारा ही आपके IRDA की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? IRDA की स्थापना की गई थी आपकी, जो इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है 1999 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस आयु वर्ग को श्रम बल जनसंख्या के रूप में माना जाता है? 18 से 60 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 25 से 70 वर्ष या फिर 30 से 60 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे किस आयु वर्ग को श्रम बल यानी लेबर फोर्स माना जाता है। क्या है आपका? जो ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें काम चाहिए, उसे हम लेबर फोर्स कहते हैं। कौन से को माना जाता है? तो सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। 15 से 59 वर्ष के जो आयु के बच्चे लोग होते हैं या पर्सन होते हैं, उन्हें हम श्रम बल की संख्या दी जाती है। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि करंट अफेयर्स 2000 देख लीजिए, करंट अफेयर्स 2025, जिसमें आपकी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई UP SSC बेस्ड पर ही आपकी पूरी मास्टर क्लास का हमने पैटर्न को सेट किया है, जिससे कि आपको चीज़ें सॉल्यूशन हो जाएं। अप्रॉक्स आपकी ये मास्टर क्लास होगी करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत आपके 500 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि स्टैटिकल होंगे। 500 क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन होगा तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन समथिंग आपके हो जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ये वीडियो आपकी वेडनेसडे को अवेलेबल होगी इवनिंग में, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है, फैक्चुअल वीडियो है, जो कि स्टैटिकली के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी आपके समझाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।